नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। गृह मंत्री अमित शाह को पिछले काफी वक्त से सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं अब अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमित शाह को शनिवार को रात 11 बजे एम्स में भर्ती किया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस से उबरने के बाद अमित शाह सांस लेने में समस्या का सामना कर रहे हैं। एम्स के एक सूत्र के मुताबिक कुछ वक्त के लिए अमित शाह अस्पताल में रहेंगे, जहां निगरानी में रखकर उनका इलाज हो सके। फिलहाल अमित शाह को एम्स में कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती करवाया गया है। कोरोना वायरस के सामने भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 से होने वाले बदतर हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया है। संबंधित प्रोटोकॉल में मरीज की रिकवरी और कम्युनिटी लेवल पर वायरस की रफ्तार को कम करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के भी कई खास नुस्खों के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि घर में क्वारंटीन रहकर रिकवर होने वाले मरीजों के लिए प्रोटोकॉल में कई अहम बातें शामिल हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे मरीज मास्क, हाथों की सफाई और रेस्पिरेटरी हाइजीन का खास ख्याल रखें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी गंभीरता से पालन करें और पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिएं। इसके अलावा कहा गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो नियमित रूप से घरेलू काम किया जाना चाहिए। ऑफिस का काम धीरे धीरे शुरू करें और इस दौरान लोगों को हल्का फुल्का व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी गई है। वहीं अगर सूखी खांसी और गले में खराश है तो नमक के पानी से गरारे करें और स्टीम लें। स्टीम लेने के लिए पानी में जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करें। साथ ही खांसी में डॉक्टर या आयुष मंत्रालय के क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की सलाह पर ही दवा लें। इसके अलावा तेज बुखार, सांस में तकलीफ, छाती में दर्द और कमजोरी जैसे कोरोना के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कल से बीजेपी का सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह बीजेपी बनाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। इसके अलावा 14 से 20 सितंबर तक यानी यूपी में बीजेपी का सेवा सप्ताह चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने पदाधिकारियों से संवाद किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि कल से बीजेपी का सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और साथ ही 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस आता है। इसके अलावा 14 से 20 सितंबर तक यूपी में बीजेपी सेवा सप्ताह मनाएगी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने पदाधिकारियों से संवाद किया है इस मामले में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी का सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह बीजेपी मनाने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने इस बार 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने वाली है, जिसकी शुरुआत शनिवार यानी 14 सितंबर से हो रही है।
बिजनौर के हल्दौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 1 महीने से लापता का शव जंगल में मिला। बताया जा रहा है कि हल्दौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा निवासी की बेटी 31 अगस्त से घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद लापता बेटी को लेकर पीड़ितों ने पुलिस में खेड़ा के रहने वाले युवक पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं जब पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो आरोपी युवक ने हत्या की बात को कबूल कर लिया। साथ ही आरोपी ने बताया कि मृतक महिला से आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद मृतिका के किसी और से बात करने से नाराज आरोपी ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हल्दौर कस्बा अंतर्गत एक महिला का पड़ोस की युवक से विगत 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका कहना है अभियुक्त का कि महिला किसी और से बात करने लगी थी, इस पे ध्यान कम दे रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर 2 बजे उसने 31 तारीख को गन्ने के खेत में बुलाया और उस तरह से उसकी हत्या कर दी। उसका मोबाइल आदि सामान प्लस महिला का शव बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। लड़के का मामला है, बहुत लड़की मारने के लिए और आज कतल कर किसने? सलीम ने। तो आप क्या चाहते हो? आप मैं चाहते इंसान नहीं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने शराब कांड का संज्ञान लिया है। आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बागपत शराब कांड में आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई थी। चांदीनगर थाना के चमरावल का पूरा मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। बागपत में चांदीनगर थाना के चमरावल में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले मामले में पुलिस अधिकारी जहरीली शराब से मौत की बात को खारिज कर रहे थे, जिसको लेकर सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि सीएम योगी ने शराब कांड को संज्ञान में लिया है। साथ ही जो अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं, जिन्होंने ढंग से कार्रवाई नहीं की है, आबकारी अधिकारियों पर आदेश दिए हैं एनएसए के तहत कार्रवाई करने के। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। वहीं फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के स्टेशन रोड पर एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के शराब के नशे में बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शराब के नशे में श्री दाऊजी रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया था। साथ ही वहां पर मौजूद महिला ग्राहकों के साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित महिलाओं के परिजनों से मारपीट भी की, जिसके बाद मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बच्चों के साथ अंदर आए थे ऐसे ही शॉप में। हमने कहा चलो पटाखे वगैरह खा लें, मिठाई वगैरह। तो ये लोग आए हैं तो गाली देने लग गए हैं अंदर। तो मैंने इनसे, फिर ये नीचे आए हैं गाली देके, तो मैंने इनसे ये कहा है भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो भैया, है हमने आपसे तो कुछ ऐसा कहा नहीं है। तो ये बोला कि तुझे तो मैं 4 दिन के अंदर उठवा लूंगा, अब तू गिन अपने दिन गिन। गाली देते रहे थे ये पुलिस के सामने। हाँ, बहुत बुरी ये कह रहे थे, तुझे दूंगा मैं, तुझे देखूंगा मैं, तुझे तो मैं 4 दिन के अंदर उठवाऊंगा, 4 दिन के अंदर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच गए हैं। 2 दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख की बैठक होने वाली है। संगठन की बैठक और मुलाकात का दौर चालू हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं संघ प्रमुख। संघ के कई बड़े नेता लखनऊ में मौजूद हैं। प्रदेश के राजनीतिक हालात की जानकारी भी संघ प्रमुख यहां पर बैठक में लेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि
संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। यहां पर कई बैठक करेंगे और कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े नेता भी लखनऊ पहुंच गए हैं और प्रदेश के राजनीतिक हालात की जानकारी भी संघ प्रमुख ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। 2 दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख की बैठक होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि संगठन की बैठक और मुलाकात का अब दौर चालू हो गया है। इसी के साथ संघ के कई बड़े नेता लखनऊ में यहां पर मौजूद हैं। साथ ही बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात की जानकारी भी संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गल शहीद निवासी महिला आरोपी कार्यकर्ता के घर में किराए पर रहती है, जिसने आरोपी की दुकान से निकलने वाले धुएं की शिकायत की तो आरोपी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने महिला से ही मारपीट की और उसके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं, महिला को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस मामले के बारे में बताया तो वह महिला को जान से मार देगा। जिसके बाद मामले में जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। साथ ही कहा कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से लिए, जब से ये हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, ना तो ये किराया देते। तो हमने इनसे कहा कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप ये धुआंधारी बंद कर दो। तो इन्होंने हमें बड़ी गंदी गंदी गालियाँ बकी, फरहान ने और रफ़ीक ने, जो इनके नौकर हैं रफ़ीक, बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी। अब हमारी मम्मी ने इनको समझाया कि रहने दो, मेरी बेटी ने गलत थोड़ी कहा है। तो इन्होंने अम्मी को भी गालियाँ बकी, हमें भी बकी, और साथ में उनको रिजवान कुरैशी को और उनको अपने भाई को फैसल को बुला लिया और उनके साथ 2-3 और भी लोग थे। तो उन्हें हम नहीं जानते जो लोग उनके साथ में थे, लेकिन इनको रिजवान कुरैशी को और फिर फैसल को हम जानते हैं। ये लोग आए और हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी हरकतें की और मारने की धमकी देने लगे। बोले अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें मार देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाई भी जा सकती। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैंने मेरे संज्ञान में आया है, मैंने आज ही अभी 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा था, अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसको गलत कहेंगे, अगर वो सही है तो हम सही कहेंगे। हम लोग भी इसको देख रहे हैं। अगर ये सही बात होती तो उनके साथ रहने वाले 10 भाइयों ने दिए, एफिडेविट बना के दिए। ये जब एफिडेविट दिए हैं, ये दिए सीओ साहब को, सीओ साहब उसको जांचेंगे कि ये एफिडेविट गलत है कि सही है। मैंने आपसे क्या कहा, ये मामला जांच में चल रहा है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे निश्चित तौर पे ना दबंगई, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दबंगई नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनाई भी जा सकती। मैंने क्या कहा, मैंने लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि देर रात तबादलों की यूपी सरकार की परंपरा जारी है। एक दिन के लिए मऊ के जिलाधिकारी बने आईएएस राजेश पांडे को प्रतिक्षारत किया गया है। आईएएस अमित बंसल बने मऊ के नए जिलाधिकारी। इसके अलावा आईएएस अफसरों की वोटिंग लिस्ट में इजाफा हुआ है। आईएएस अधिकारियों के यूपी सरकार ने तबादले किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने देर रात 13 आईपीएस अफसरों के भी तबादले किए थे और अब लगातार यूपी सरकार की तबादलों की परंपरा जारी है। एक दिन के लिए मऊ के जिलाधिकारी बनाए गए आईएएस राजेश पांडे को प्रतिक्षारित किया गया है, जिसको अब आईएएस अमित बंसल को मऊ के वहां पर नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। आईएएस अफसरों की वोटिंग लिस्ट में अब यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आईएएस अधिकारियों की यूपी सरकार ने तबादले किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि यूपी सरकार की तबादलों की परंपरा लगातार जारी है। इससे पहले यूपी सरकार ने 13 आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे और अब आईएएस
अफसरों के यहां पर तबादले किए गए हैं, जिनको राजेश पांडे आईएएस अधिकारी को प्रतिक्षारित किया गया है, जिनको पहले मऊ का जिलाधिकारी बनाया गया था एक दिन के लिए, अब उनको प्रतिक्षारित कर दिया गया है और अब उनकी जगह आईएएस अमित बंसल को मऊ के नई जिलाधिकारी को घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एक दिन के लिए मऊ के जिलाधिकारी बनाए गए थे राजेश पांडे, जिनको प्रतिक्षारित किया गया और अमित बंसल आईएएस मऊ के नए जिलाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आईएएस अफसरों की वोटिंग में इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ ही आईएएस अधिकारियों के यूपी सरकार ने तबादले कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सुशांत की मौत का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों तक हर कोई इसमें अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह की मौत को सुर्खियों में लाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। सुशांत की मौत का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों तक हर कोई इसमें अपनी रोटियां सेकने को लगा है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह की मौत को सुर्खियों में लाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच तनातनी जारी है। इस बीच बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसकी हर जगह आलोचना हो रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं इसके बाद शिवसेना भी राजनीतिक गलियारों में हर किसी के निशाने पर आ गई है। कंगना के समर्थन में देश ही नहीं बल्कि उनका गृहराज्य हिमाचल भी पीछे नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। वहीं कंगना के मुंबई दफ्तर में बीएमसी की ओर से बुलडोजर चलाए जाने के बाद उद्धव सरकार की हर तरफ आलोचना हो रही है। वहीं इस मामले पर अब प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भी एंट्री हो गई है। भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के प्रमुख सलाहकार अजोट मेहता को तलब किया। वहीं शिवसेना सांसद का कहना है कि इस कार्रवाई का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा तो इस्तेमाल करने पर कंगना के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। कंगना और उद्धव सरकार की जुबानी जंग के बीच कंगना पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। दरअसल एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना ने उन्हें कोकीन लेने को कहा था, मगर अध्ययन ने कोकीन लेने से मना कर दिया था। इसी को लेकर उनके और साथी कंगना के बीच लड़ाई हुई थी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है, कंगना पर ड्रग्स लेने का आरोप है, इसकी जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। आपको बता दें कि सुशांत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बॉलीवुड में बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेने का मामला सामने आया। हालांकि रिया ने जिन 25 लोगों की जानकारी एनसीबी को दी है वो ड्रग्स लेते हैं कि नहीं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं कंगना ने शिवसेना की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा है, शिवसेना अब सोनिया सेना में बदलती जा रही है। कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगर उनका मुंह बंद भी करती है तो भी उनके पक्ष में खड़े तमाम लोग उनकी आवाज बनेंगे। ट्वीट में कंगना ने लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 बार फिर से लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। सुशांत केस में जिस तरह से कंगना ने उद्धव सरकार को घेरा और उनकी जमकर आलोचना की, तो इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कंगना भी राजनीति में शामिल होने का मन बना रही है।
हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई, मगर इस समय जो कंगना और उद्धव सरकार के बीच जंग चल रही है, इससे तो यही लगता है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती है। वहीं इस पूरे प्रकरण के बाद कंगना की मां आशा रनौत ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। आशा रनौत के बीजेपी में शामिल होने के बाद कंगना के पार्टी में शामिल होने की ज्यादा संभावनाएं बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज। के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार हुक्का बार पर छापेमारी कर इन्हें बंद कराने का काम कर रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में कैफे या रेस्टोरेंट में हुक्का बार के संचालन पर रोक लगाते हुए संचालन की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते पहले गाजियाबाद और अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने नई मंडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मौके से हुक्का बार में काम कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, जिसको लेकर देर रात पुलिस ने द्वारकापुरी में चल रहे एक हुक्का बार पर छापेमारी कर मौके से काम कर रहे 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने मौके से 5 हुक्के, कई तरह के तंबाकू के फ्लेवर और 1400 रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं बताया जा रहा है कि हुक्का बार संचालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना मंडी पुलिस को पता चला कि कस्बे में जो है एक हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है, तो इस पे जो है मौके पे पुलिस गई और वहाँ से कुल 5 व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें से 3 संचालन में सहयोग करने वाले हैं। मुख्य संचालक हसीब मौके से फरार हो गया है और इसमें 5 हुक्का और बिक्री के 1400 रुपये और कई प्रकार के फ्लेवर्ड सामान मिले हैं। इनको इसके बारे में पूरी जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुतली बम फटने से एक दंपति घायल हो गया। खेत में घास काट रहे दंपति सुतली बम फटने से घायल हो गया। सुतली बम फटने से दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घास काटते समय दराती लगने से सुतली बम फट गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। थाना अमृतपुर कस्बा के पास खेत का ये मामला है, जहां पर सुतली बम फटने से एक दंपति खेत में काम करते समय घायल हो गया। आपको बता दें कि दराती लगने से सुतली बम फट गया था, जिसके बाद दोनों ही काम कर रहे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि सुतली बम फटने से एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना अमृतपुर कस्बा के पास का ये खेत का मामला है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सुतली बम फटने से एक दंपति घायल हो गया है। खेत में घास काट रहे थे दोनों, जिसके बाद सुतली बम फट गया। फतेहपुर जिले में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आग थाना क्षेत्र के मकुआ खेड़ा गांव में प्रेमी ने प्रेमिका को मिलने के बहाने गांव के बाहर सुनसान स्थान पर बुलाया, जिसके बाद प्रेमी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और मिट्टी का तेल डालकर प्रेमिका को जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, सिरफिरे प्रेमी ने दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या भी कर ली। वहीं इस मामले में गांव में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। फतेहपुर थाना क्षेत्र औंग के मकवा खेड़ा गाँव में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक 25 वर्षीय युवक, जिसका नाम रामू सुरेंद्र है, उसने एक 20 वर्षीय युवती की हत्या कर दी एवं इसके पश्चात मामला खुलने पर गांव के ही बगल से जाने वाले एक ट्रैक पर जाके उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इसी बीच बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खुर्जानगर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर बदमाश फारूक पहलवान की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक बदमाश का साथी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में हिस्ट्री शीटर की हत्या की गई है। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आपको बता दें कि कई थानों में इस हिस्ट्री शीटर फारूक पहलवान के खिलाफ करीब 51 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली मोहल्ला कोट का रहने वाला था ये बदमाश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बुलंदशहर के रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खुर्जानगर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर बदमाश फारूक पहलवान की हत्या की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक बदमाश का मौके पर जो साथी साथ में था वो भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के मुस्तफाबाद में ये घटना हुई है। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी भी फरार हो गया है। इसी बीच बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल कोविड-19 लैब से एक आरोपी फरार हुआ, जिसको पुलिस को चकमा देकर यह आरोपी फरार बताया गया है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लापरवाह दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर किया है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बिजनौर में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जहां पर जिला अस्पताल में कोविड-19 लैब से एक आरोपी फरार हो गया। यह आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था, जिसके बाद एसपी ने पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद लापरवाह दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया है। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ई टिकट के मास्टरमाइंड हामिद के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। हामिद के परिजनों से 2 घंटे तक सीबीआई ने गहन पूछताछ की। साथ ही रेलवे के क्लोन सॉफ्टवेयर से देश भर में यह आरोपी टिकट का धंधा करता था। 2016 में ई टिकट के अवैध धंधे में सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया था। साथ ही आपको बता दें कि जमानत पर यह आरोपी रिहा होने के बाद फिर इसने अपना नेटवर्क शुरू किया और आरपीएफ, रेलवे, सीबीआई, एनआईए को इसकी तलाश थी। रेलवे की साइट हैक कर क्लोन सॉफ्टवेयर से बनाता है ई टिकट। 2016 के बाद से हैकर को ढूंढ रही है कई सुरक्षा एजेंसियां। साथ ही आपको बता दें कि हामिद ने अब तक इंडियन रेलवे को करोड़ों का चूना लगा चुका है ये आरोपी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि बस्ती में ई टिकट के मास्टरमाइंड आरोपी हामिद के घर सीबीआई ने छापेमारी की, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक हामिद के परिजनों से बातचीत की गई, साथ ही गहन पूछताछ की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे के क्लोन सॉफ्टवेयर से ये देश भर में टिकट का धंधा करता था। साथ ही 2016 में ई टिकट के अवैध धंधे में सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जमानत पर रिहा होने के बाद इस हामिद ने, आरोपी ने फिर अपना नेटवर्क शुरू किया। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2,06,000 रुपए और 15 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों तस्करों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। साथ ही पूरा मामला नगर कोतवाली का है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों आरोपियों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 2,06,000 रुपए और 15 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों तस्करों को पुलिस ने अब फिलहाल कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि नगर कोतवाली का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी,
बांदा पुलिस को इस वक्त की बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज।